तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आशा करता हूं कि आपका हिंदी का पेपर अच्छा गया होगा। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th जो है आपका उसका इंग्लिश कोर का सैंपल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। और ये सैंपल क्वेश्चन पेपर जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो 24 फैब, जी हाँ बच्चों, 24 फरवरी 2023 का जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके अंदर बहुत ज्यादा आपको ये मदद करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, पूरा सैंपल पेपर जरूर देखिएगा, मतलब ये जो वीडियो है उसको पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि जो सैंपल पेपर आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसी पैटर्न के अंदर आपका पेपर आने वाला है। कंप्लीट जरूर देखिएगा और जितने क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन उसके अंदर से रिपीट भी हो जाए। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहे तो इस पहली वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। हालांकि ये कह लीजिए तीसरा वीडियो है, इससे पहले मैंने 2 सैंपल पेपर आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका अभी 24 तारीख को एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम के लिए ये जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं उसका एक पहला वीडियो आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जैसे ही वीडियो आप लाइक करेंगे उससे हमारा क्या होगा, मोटिवेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है हमारा। हमें लगता है कि बच्चों को और वीडियोस की जरूरत है और सैंपल पेपर्स की जरूरत है, हम आपके लिए सैंपल पेपर्स लेकर के आते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा जिससे जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश कोर और इंग्लिश का जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। अधिकतम अंक यानी मैक्सिमम मार्क्स जो आपके रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर होगा। बात करूं अगर आपसे बोर्ड के क्वेश्चन पेपर की तो जो आपका बोर्ड का पेपर आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पर एक सीरीज नंबर लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पर आपका एक सेट नंबर लिखा हुआ रहता है। जैसे ये जो हम लोग सैंपल पेपर या क्वेश्चन पेपर जो भी कह लीजिए कर रहे हैं ये हमारा सेट नंबर 3 है। आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा 24 तारीख को जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उस दिन, वो सेट 1 से लेकर के सेट 4 तक के बीच में, जी हाँ बच्चों, सेट 1 से लेकर के सेट 4 तक के बीच में कोई सा भी सेट का क्वेश्चन पेपर देखने को मिल सकता है। इससे पहले हमने सेट 1 और 2 की ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट वाला आपको एक सेक्शन देखने को मिलेगा, वहां जाएंगे, उस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर आपको सारे के सारे सैंपल पेपर्स के लिंक आपको दे रखे हैं, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सैंपल पेपर नंबर हमारा 3 है और सेट 3 भी इसको आप कह सकते हैं। इसके बाद जो हमारा सेट 4 बच जाता है उसके लिए भी वीडियो हम जरूर लेकर के आएंगे। उसके नीचे चले तो यहाँ पर आपको कुछ बेसिक बातें लिखी हुई देखने को मिलेंगी, जैसे कि आपको चेक कर लेना है कि इस क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको जो है 31 प्रिंटेड पेजेस देखने को मिलेगा। और भी कुछ चीजें यहाँ पर बता रखा है, जैसे कि ये क्वेश्चन पेपर, इसके अंदर 8 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे इंग्लिश के पेपर के अंदर। 15 मिनट का टाइम आपको अलाउ किया जाता है कि आप क्वेश्चन पेपर को क्या करें, रीड करें बच्चों। उसके नीचे चले तो यहाँ पर आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखा है जिसको हिंदी में आप सामान्य निर्देश भी बोलते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस के अंदर क्या बता रखा है आपको कि 15 मिनट का जो टाइम है आपको रीडिंग के लिए अलाउ किया जाएगा, क्वेश्चन पेपर का रीडिंग के लिए। ठीक है, इस टाइम में आपको क्वेश्चन पेपर को रीड करना है, कुछ लिखना नहीं है। हमारा जो इंग्लिश का पेपर है वो 3 सेक्शंस के अंदर बटा हुआ होगा, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन और लिटरेचर वाला सेक्शन। रीडिंग सेक्शन मतलब कि इसके अंदर पैसेज वाले क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, राइटिंग वाला सेक्शन मतलब ग्रामर वाले क्वेश्चन इसके अंदर हमसे पूछे जाएंगे, और लिटरेचर जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है जिसके अंदर जो आपकी बुक है उसके अंदर से क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। और अकेला लिटरेचर सेक्शन जिसको सेक्शन सी भी आप कह सकते हैं 40 नंबर का आता है, आपका ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके आगे चले तो यहाँ पर बता रखा है कि अटेम्प्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट, राइट द करेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि आपको अलग अलग क्वेश्चंस के लिए अलग से इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, उसके आधार पर अपना आंसर आपको लिखना है उनको पढ़ करके। ठीक है, नंबर इन योर आंसर शीट टू इंडिकेट द ऑप्शंस बीइंग अटेम्प्टेड, यानी कि आपको जो क्वेश्चन नंबर है उसका करेक्ट क्वेश्चन नंबर लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वहां पर आप लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे क्या होगा, आपका नंबर कट जाएगा। तो ये कुछ बेसिक बातें रही जो आपका 24 फरवरी को आपका इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम होने वाला है उससे संबंधित आपको पता होना चाहिए। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सेक्शन वाइज देखने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं और कैसे हम उनका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन ए के अंदर, जो कि आपका रीडिंग वाला सेक्शन रहता है। इसके अंदर बेसिकली आपका अनसिंग पैसेज आता है और सेक्शन ए जो है आपका 20 नंबर का आएगा, 20 मार्क्स का आएगा, जिसके अंदर 2 क्वेश्चन हमसे बेसिकली
पूछे जाएंगे। तो सेक्शन ए का जो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या कह रहा है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो, यानी कि ये जो आपको गद्यांश दे रखा है, पैसेज दे रखा है, इसको आपको रीड करना है और इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उनका आंसर आपको देना है। ठीक है, बेसिकली एमसीक्यू बेस्ड ही आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। तो थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये जो पैसेज दे रखा है इसको कि द टर्म पुअर क्वालिटी मेडिसिन्स इज समथिंग ऑफ अ कैच ऑल, इट्स इंक्लूड्स सब स्टैंडर्ड्स मेडिसिन दैट हैव had indicates quality control or that have degraded from improved storage or द पैसेज ऑफ टाइम। तो इस तरह से करके आपका दे रखा है, यानी कि जो खराब गुणवत्ता वाली दवाइयां जो होती है ना, पुअर क्वालिटी की मेडिसिन होती है, तो वो उसके अंदर हमें कुछ चीजें देखने को मिलता है कि उनका क्वालिटी कंट्रोल सही नहीं होता है। ठीक है, मतलब उनको अच्छी तरीके से बनाया नहीं जाता है, उनको अच्छी तरीके से स्टोर नहीं किया जाता है और बहुत आगे चल के वो खराब भी हो जाती है। तो इस तरह से करके दवाइयों के ऊपर, जो मेडिसिन है उसके ऊपर आपका ये पैसेज दे रखा है। वीडियो को पॉज करके आप पूरा का पूरा इसको रीड कर सकते हैं। इसके बेसिस पे जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आंसर हम लोग देने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ये पैसेज दे रखा है। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा इसको रीड कर सकते हैं। इसके बेसिस पे देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से दे रखा है और यहाँ पर इस तरह से है, ये आप देख ही सकते हैं। ये जो पैसेज हमारा दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है, श्रीनाथ पेरूर के द्वारा हमारा यहाँ पर ये पैसेज दिया गया है। अब इसके बेसिस पे देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है कि द टर्म पुअर क्वालिटी मेडिसिन्स इज कंसीडर्ड टू बी अ कैच ऑल बिकॉज इट, यानी कि जो यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया गया है खराब गुणवत्ता वाली दवाइयां, यानी कि कह सकते हैं पुअर क्वालिटी वाली मेडिसिन्स, इनको सभी को पकड़ना माना जाता है क्योंकि यह क्या है, ये है जो है सो कि इंक्लूड्स मेडिसिन्स दैट आर बोथ फेक एंड फेल टू मीट एप्रोप्रिएटली क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, यानी कि ऐसी दवाइयां जो कह लीजिए वो जो एक स्टैंडर्ड होता है ना जिसको फॉलो करना चाहिए मेडिसिन्स को, वो उसको बीट नहीं कर पाता है, एक तरह से मतलब मीट नहीं कर पाता है। यहाँ पर कह सकते हैं जो क्वालिटी कंट्रोल जिन दवाइयों का बहुत ज्यादा खराब होता है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से पूछ रहा है कि कैन जो है कि माइक्रोब्स दैट आर नॉट डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू पुअर क्वालिटी मेडिसिन्स pose a threat to humans, support your answer with reference to the text, यानी कि क्या सूक्ष्म जीव को खराब गुणवत्ता वाली दवाइयों के सीधे संपर्क में नहीं आते, मतलब जो माइक्रोब्स होते हैं ना वो डायरेक्ट उनके कांटेक्ट में नहीं आते हैं और उनके अंदर खराबी पैदा करते हैं, क्या ये मनुष्यों के लिए खतरा है? आपको इस पैसेज के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है। यस, microbes that have developed antimicrobial resistance through direct exposure to poor quality medicines can transfer genetic material to other microbes that haven't had such an exposure. This lead to the आपका microbes that are not directly exposed to poor quality medicines developing जो है सो कि antimicrobial resistance जो है सो कि thereby posing threat to humans, यानी कि हाँ खराब गुणवत्ता वाली जो दवाइयां हैं अगर वो सीधे संपर्क में आ जाता है इनके तो भाई दिक्कत पैदा कर सकता है। ठीक है, और इस तरह से आंसर आपको लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल और केवल प्रैक्टिस के लिए हम लोग ये पैसेज कर रहे हैं। आपका जो पैसेज आएगा वो डिफरेंट हो सकता है, इससे बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि देखिए कई सारे बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं कि सर अनसिंग पैसेज करने का कोई तरीका बताइए ना, कोई फॉर्मूला बताइए ना। तो मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ कि देखो भाई अनसिंग पैसेज करने का एक ही फॉर्मूला, एक ही तरीका है, एक ही रामबाण औषधि है कि भाई जितना ज्यादा तुम अनसिंग पैसेज की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम तैयार हो पाओगे अपने बोर्ड एग्जाम का अनसिंग पैसेज को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उसका नाम ही है अनसिंग पैसेज, मतलब जिसको आपने कभी देखा ना हो और ये कहीं से भी आपको दे सकता है। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड आपका 12th वाला ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये है कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है। जैसे बुक के क्वेश्चन आंसर्स है उनको तो आप रट भी लीजिएगा तो एग्जाम में जाकर के लिखाएंगे अगर सेम टू सेम आ गया तो, लेकिन इसको आपको प्रैक्टिस करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि इन पैराग्राफ 6 द राइटर्स पॉइंट आउट द एंटीमाइक्रोबियल आर इजीली अवेलेबल ओवर द जो है कि काउंटर इन इंडिया रूल्स दैट formed this based on your understanding of this issue, how can you purchase medicines responsibly, यानी कि जो ये है ना ऐसी दवाइयां जो खराब होती है जिसके अंदर एक तरह से कह सकते हैं एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं, तो वो आसानी से उपलब्ध है हमारे यहाँ पर भारत के अंदर। ठीक है, भारत के अलग अलग काउंटर्स पर।
तो इस मुद्दे पर आपकी समझ के आधार पर आप कैसे एक जिम्मेदारी से अपनी दवाएं खरीद सकते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, अगर आपको एक रिस्पॉन्सिबली दवाएं खरीदनी है, परचेज करना है मेडिसिन को, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि वी कैन परचेज रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स बाय चूजिंग टू बाय एंटीमाइक्रोबियल्स ओनली यूजिंग अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। यानी कि हम केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन, यानी डॉक्टर जो पर्चा उर्चा लिख करके देता है ना, उसके आधार पर ही इस प्रकार की दवाएं जो है वो खरीदेंगे, तभी हम लोग यहाँ पर जिम्मेदार एक कस्टमर बन सकते। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कन्वेज द मीनिंग ऑफ स्टैगरिंग यूज्ड इन पैराग्राफ। यानी कि उस विकल्प का चयन करें जो पैराग्राफ में प्रयुक्त चौंका देने वाले शब्द का अर्थ बताता है। तो वो है आपका शॉकिंग, यानी कि चौंकाने वाला। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट पुअर क्वालिटी एंटीमाइक्रोबियल्स। यानी कि निम्न गुणवत्ता वाले रोगाणुरोधी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं कथन सही नहीं है, तो वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी कि द एफर्ट्स कॉज्ड बाय देम कैन बी रिवर्स विद एप्रोप्रिएट, जो है सो कि यहाँ पर मेडिकेशन करके यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि उनके बारे में होने वाले प्रभाव को उचित दवा से उल्टा किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है। तो ये उनके बारे में सही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा जो इंग्लिश है वो थोड़ा सा वीक है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, लेकिन जो मेरा आज तक का टीचिंग एक्सपीरियंस है 2019 से लेकर के अब तक का, तो उसके आधार पर मैंने कई सारे मतलब जो बैचेस गए हैं उनको इंग्लिश के सैंपल पेपर करवाए हैं, क्योंकि डिमांड इतनी रहती है बच्चों की कि सर सैंपल पेपर आप करवाइए, हम अपनी तरफ से प्रैक्टिस करेंगे, हम मेहनत करेंगे, आप बस हमारे लिए प्रोवाइड करवाइए। तो हम वही चीज यहाँ पर आपके लिए भी फॉलो अप करके प्रोवाइड करवा रहे हैं। यहाँ पर बस आपको क्या करना है कि आप अपना प्यार दिखाइए, सपोर्ट दिखाइए। ये कमेंट करने के बजाय कि ये चीज गलत है, आपको ये कमेंट करना चाहिए, पॉजिटिविटी फैलाइए कि सर ये चीज आपने बहुत अच्छा बताया, ये चीज, ताकि आपसे 3 बच्चों का 4 बच्चों का और भला हो, तो और भी लोग आपको धन्यवाद दे। तो इस तरह से पॉजिटिविटी फैलाइए और पॉजिटिव रहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। वैसे देखिए, मैं अपना 110% दूंगा, उसके लिए तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अपना 110% दूंगा, जितना मेरे को आता है ना उतना आपको पूरा मिलेगा, उसके लिए तो आप बिल्कुल ही चिंता मत कीजिए। बाकी 1-8% तो भाई कीटाणु भी डिटॉल नहीं। अगला क्वेश्चन है कि इन 2013 यानी 2013 के अंदर अ मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी वाज heavily fined by the USA for जो है कि फ्लैशफाइंग डाटा एंड जो है कि वायलेटिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। यानी कि यहाँ पर एक 2013 के अंडर मल्टीनेशनल कंपनी था, फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो जिसको फॉल्स यहाँ पर मतलब एक तरह से डाटा दिखाने के ऊपर, यानी गलत डाटा, गलत जानकारी देने के अंदर उनको बहुत ज्यादा फाइन मतलब ठोका गया कि भाई इतना फाइन आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अपना डाटा जो दिखाया वो बिल्कुल गलत है। किसने? यूएसए ने किया यहाँ पर, ठीक है। When the same violations come to the attention of UK authorities, they did not find it to be serious enough to punish. Based on the passage, mention one fact that explain this situation. यहाँ पर आपको बताना है, यानी कि 2013 में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी जो थी उस पर यूएसए द्वारा डेटा को गलत साबित करने और सुरक्षा मानकों यानी जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है उनको वायलेट करने के लिए भारी जुर्माना लगाया गया। जब वही उल्लंघन ब्रिटेन के अधिकारियों को ध्यान में आया तो उन्होंने इसे दंडित करने के लिए पर्याप्त गंभीर नहीं पाया। ब्रिटेन वालों ने देखा अच्छा ये है, चलो अरे ये इतना जरूरी भी नहीं है, चलो छोड़ो यार, ठीक है। इसके आधार पर आपको उल्लेख करना है इस परिस्थिति के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, यानी कि अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग दवाइयां मिलती हैं, अलग अलग क्वालिटी स्टैंडर्ड की मिलती है। यूएसए जो है बहुत अच्छी क्वालिटी स्टैंडर्ड की दवाइयां ही अलाउ करता है, जबकि जो आपका ब्रिटेन है वहां पर थोड़ा सा कम क्वालिटी का भी अलाउ हो जाता है। तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि विल स्टॉपिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पुअर क्वालिटी मेडिसिन फुल्ली रिजॉल्व द इशू ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, गिव अ रीजन टू सपोर्ट योर व्यू। यानी कि यहाँ पर बात कर रहा है कि क्या खराब गुणवत्ता वाली दवाइयों के निर्माण पर रोक लगाने से समस्या पूरी तरह से समाधान हो जाएगा, मतलब जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। कम इनकम वाले यानी जहाँ पर पैसा वैसा कम कमाते हैं लोग, जैसे कि भारत जैसे देश जो लो एंड मिडिल इनकम वाली कंट्रीज की श्रेणी में आता है, तो आपको बताना है कि अगर हो जाएगा तो क्यों, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। तो देखिए यहाँ आंसर होना चाहिए आपका नो। There are multiple factors apart from poor quality medicines that affect low and middle income countries.
सम ऑफ दीज फैक्टर्स आर हाई रेट ऑफ जो है सो कि इन्फेक्शंस, द ओवर यूज एंड मिस यूज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स एंड पुअर सैनिटेशन जो है सो कि sanitation only by finding a solution to those problem to can the use issues of antimicrobial resistance to be फुल्ली रिजॉल्व। तो यहाँ पर बोल रहा है कि देखो ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग को बंद कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। खराब गुणवत्ता वाली दवाइयों के अलावा कई कारण हैं जो निम्न और मध्य आय वाले देशों को प्रभावित करते हैं। इनमें से कुछ कारण अगर हम लोग बात करें तो आपका इन्फेक्शन हो जाता है और यहाँ पर हाई रेट आ जाता है, रोगाणु जो है सो कि रोधी जो होते हैं उनका अति प्रयोग यानी बहुत ज्यादा यूज हो जाना, उनका मिस यूज होना, खराब सैनिटाइजेशन रखना, स्वच्छता रखना, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिला करके हम बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं है, ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व नहीं होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 8वां क्वेश्चन कि कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विथ एन अप्रोप्रिएट इंटरफेरेंस फ्रॉम द पैसेज, यानी कि आपको ये वही फिल इन द ब्लैंक्स इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। क्या है भैया? इफेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल एंड रेगुलेशंस ऑफ मेडिसिन्स एट देयर पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पर प्रोडक्शन अलोंग कैन नॉट गारंटी द जो है इरेक्शन ऑफ पुअर क्वालिटी मेडिसिन बिकॉज डैश, यानी कि खराब गुणवत्ता वाली दवाइयों के उन्मूलन की गारंटी नहीं दे सकता है क्योंकि डैश है। तो क्योंकि वो इसलिए होता है क्योंकि देयर आर वेरियस स्टेप्स बिटवीन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन्स दैट माइट इन्वॉल्व ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस वेरियस कंट्रीज, यानी कि दवाओं के उत्पाद और वितरण के लिए विभिन्न चरण होते हैं, अलग अलग स्टेप्स होते हैं जिनमें अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन के भी चीजें आती हैं। तो इस तरह से आप नहीं कह सकते कि आप क्वालिटी कंट्रोल कर लीजिएगा, उसको बहुत ज्यादा रेगुलेशन लगा दीजिएगा तो उसके अंदर चीजें आपको ठीक देखने को मिलेगी। गारंटी नहीं है क्योंकि दवा है भाई, दवा को यहाँ से वहां भेजने में भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलता है। तो ये चीज है यहाँ पर, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? आफ्टर प्रोडक्शन मेडिसिन आर शिप विया सर्वल जो है सो कि सर्वल पोर्ट्स पैकेज्ड एंड रिपैक्ड जो है सो कि इन वेरियस कंट्रीज बिफोर इट इज सोल्ड इन द फार्मेसी, यानी कि उत्पादन के बाद दवाओं को फार्मेसी में बेचे जाने से पहले कई बंदरगाहों के माध्यम से भेज दिया जाता है, पैक किया जाता है और विभिन्न देशों में फिर से पैक किया जाता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि आप गारंटी नहीं दे सकते कि भैया वो बिल्कुल सही आपका होगा। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 9वां क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ दीज इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ पैराग्राफ नंबर 5, यानी कि इनमें से कौन सा पैराग्राफ नंबर 5 जो है हमारा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पैराग्राफ नंबर हमारा 5 एक बार ये देख लीजिए आप, ये देख सकते हैं यहाँ पर देख रहे हैं द रिजल्ट, यहाँ पर इन्फेक्शंस इसके ऊपर दे रखा है HIV एड्स के ऊपर। तो ये पैराग्राफ नंबर 5 जो है, इसको वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि पैराग्राफ नंबर 5 जो है ना, इसका प्राइमरी यहाँ पर उद्देश्य, प्राइमरी मोटिव क्या है, ठीक है, या उद्देश्य कह लीजिए वो क्या है। तो वो अगर उद्देश्य की हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका टू एम्फेसाइज द सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यानी कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध गंभीर परिणामों पर जोर देने के लिए, यानी कि जो भी खतरनाक चीजें होती हैं, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं, उस पर जोर देना, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आ गए 10वें क्वेश्चन के अंदर। इसमें क्या बोल रहा है कि विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, यानी कि इनमें से कौन सा जो आप कह सकते हैं चीजें हैं जो ये हमारा पैसेज है उसका एकदम सेंट्रल थीम बताता है, बिल्कुल एकदम अच्छी बात कह लीजिए या फिर मेन बात बताता है। तो वो है द अलार्मिंग रियलिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ पुअर क्वालिटी मेडिसिन, यानी कि खतरनाक वास्तविकता और खराब दवाई वाले जो दवा होते हैं, मतलब मेडिसिन होते हैं, उनका प्रभाव के बारे में यहाँ पर हमें बताता है कि कैसे वो आगे चल के इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, खराब इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में अब हम लोग आ गए हैं दूसरे क्वेश्चन के अंदर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो, यहाँ पर आपको वही पैसेज को रीड करना है और उसके बेसिस पे जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर आपको देना है। और दूसरा क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर कितने नंबर का रहेगा? 10 नंबर का रहेगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए ये जो पैसेज है आपका लीडरशिप के ऊपर दे रखा है, थोड़ा सा समझने का प्रयास इसको हम लोग करते हैं। देखिए it is generally accepted that leadership development should be a part of the education system responsibility for preparing individuals to participate in a democratic and progressive society, यानी कि आमतौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि लोगों को एक लोकतांत्रिक और प्रगतिशील समाज में भाग लेने के लिए तैयार करने के लिए नेतृत्व विकास शिक्षा प्रणाली की जिम्मेदारी का एक हिस्सा होना चाहिए। इसी तरह से करके मैनी स्कूल्स यूनिवर्सिटीज यहाँ पर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर लीडरशिप के ऊपर
बातें की गई हैं। वीडियो को पॉज करके आप पूरा का पूरा यहाँ पर रीड कर सकते हैं और इसके बेसिस पे जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर देने का हम लोग यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक टेबल भी दे दिया और जब आपको क्वेश्चन के अंदर इस तरह से मतलब पैसेज के अंदर बेसिकली टेबल दे दे तो आंसर लिखना आपके लिए और भी आसान हो जाता है, क्योंकि इस टेबल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, डेटा देखने को मिलेगा और डेटा वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो मच इजियर होते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा आसान होते हैं। तो आपको बस इस डेटा पे फोकस करना है। अगर इस टाइप का टेबल वाला आपका पैसेज आता है तो जो कि आएगा ही आएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पैसेज दे रखा है, यहाँ पर आप इस पैसेज को रीड कर सकते हैं। अब इसके बेसिस पे देखते हैं क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है। इसके बेसिस पे पहले तो बोल दिया यहाँ पर कि आपने जो समझा इसके ऊपर, ये आप देख सकते हैं कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी कि जो भी आपने पैसेज को समझा इसके बेसिस पे आपको आंसर लिखना है और यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन का आंसर देना है। 10 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है, एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्री विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन पैराग्राफ, यानी कि क्या जो है निम्नलिखित पैराग्राफ के अंदर दी गई जानकारी से आप सहमत है। द रिसर्चर, ये आपका जानकारी दे रखा है कि द रिसर्चर्स बिलीव दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैव आइडियल रिसोर्सेज टू स्टडी इंपैक्ट ऑफ लीडरशिप स्किल ऑन यंग एडल्ट्स, यानी कि शोधकर्ता का मानना है कि शैक्षणिक संस्थानों के पास युवा वयस्कों यानी कि जो जवान लोग हैं उनको एक लीडरशिप देने के लिए पर्याप्त संसाधन, आदर्श संसाधन है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, ये फॉल्स इंफॉर्मेशन है। इफ द स्टेटमेंट जो कि कॉन्ट्रडिक्ट्स द इंफॉर्मेशन, यानी कि यदि कथन सूचना का खंडन करता है, तो यहाँ पर उनके पास उतना इक्विपमेंट वगैरह नहीं है, ठीक है। तो जो है कि इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका आएगा कॉन्ट्रडिक्ट्स करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन कि डू यू थिंक द रिसर्चर्स of the study aim to change the students outlook towards the development of leadership skill directly or indirectly, support your answer with reference to the text, यानी कि यहाँ पर बोल रहा है आपसे कि क्या आपको लगता है कि ये जो रिसर्चर लोग हैं इनका उद्देश्य डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से लीडरशिप को एक तरह से विकास करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लीडरशिप स्किल जो है स्टूडेंट्स के अंदर इसका डेवलपमेंट करना है। अगर हाँ तो आप हाँ में आंसर दीजिएगा, अगर नहीं तो नहीं में आंसर दीजिएगा, लेकिन आपको रेफरेंस ध्यान रखना है अपने जो आपका ये पैसेज दे रखा है उसका। तो आंसर आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, नहीं, नो। क्यों भाई? क्योंकि द एम ऑफ सीकिंग स्टूडेंट्स जो है कि पर्सपेक्टिव्स वाज टू इनेबल अ बेटर डिजाइनिंग क्रिएशन ऑफ द लीडरशिप प्रोग्राम्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि छात्रों के दृष्टिकोण जानने का उद्देश्य जो आपका यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, शैक्षणिक संस्थान है, उसमें नेतृत्व कार्यक्रमों की बेहतर डिजाइनिंग और निर्माण ये सब सक्षम बनाना है। तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। इसके आगे चले तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर इंक्लूडिंग रिसर्च क्वेश्चन नंबर 3 इन द 2014 स्टडी, यानी कि उस विकल्प का चयन करें जो 2014 के अध्ययन यानी रिसर्च शोध के अंदर जो आपका प्रश्न संख्या 3 है उसको शामिल करने का सबसे संभावित कारण प्रदर्शित करता है। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इफ, और यहाँ पर आपको डैश डैश दे दिया, यानी कि ये क्या कह रहा है कि यह पता लगाने के लिए कि क्या कुछ पाठक या कुछ पाठ जो है एक से अधिक सीखने के अवसर में आम है, यानी कि सर्टेन लेसन्स आर कॉमन इन मोर देन वन लर्निंग अपॉर्चुनिटी। तो इस हिसाब से आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मत बोलिएगा कि सर क्वेश्चन कहां से ला रहे हो, पैसेज के अंदर से ही क्वेश्चन बनेगा और वहीं का आपको ढूंढ ढूंढ करके आंसर लिखना है। अगर वहां आंसर आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा तो एटलीस्ट आपको हिंट जरूर मिल जाएगा, उसके बेसिस पे आपको आंसर लिखना है बच्चों, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कि कंप्लीट द सेंटेंस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर स्टेटमेंट क्या दे दिया कि मोर देन 50% ऑफ आइडेंटिफाइड स्टूडेंट्स या स्टूडेंट कह लीजिए रिस्पॉन्स वेयर कीप टू पार्टिसिपेट इन द 2014 स्टडी, यानी कि यहाँ पर जो आपका लगभग 50% से अधिक 2014 के अध्ययन में भाग लेने के लिए इच्छुक है विद्यार्थी। वी कैन से दिस बिकॉज, यानी कि हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि क्या है, आंसर आ जाएगा अब आपका कि 72 ऑफ 130 स्टूडेंट्स यहाँ पर कंसेंटेड एंड वेयर जो है सो कि इंटरव्यूड, यानी कि 130 में से 72 ने क्या किया, उनका इंटरव्यू लिया गया। तो इस तरह से आंसर आप
लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द की इवेंट डिजाइन विथ बैलेंसिंग रोल टेबल नंबर 1 एज द ऑब्जेक्टिव, यानी कि उस विकल्प का चयन करें जो उद्देश्य के रूप में बैलेंसिंग रोल के टेबल नंबर 1 के साथ डिजाइन की गई महत्वपूर्ण घटना को प्रदर्शित करता है। तो वो है आपका स्टूडेंट्स विल बी एबल टू मैनेज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ मेंटर, प्लानर, रिसर्चर्स एंड प्रेजेंटर, यानी कि यहाँ पर आपको बता रखा है कि योजनाकार की जिम्मेदारियों का प्रबंधन करने में सक्षम होंगे शोधकर्ता यानी रिसर्चर वगैरह और प्रेजेंटर वगैरह। ठीक है, तो इस हिसाब से बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, छठा क्वेश्चन कि कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पर आपको दे रखा है कि ये आपको उपयुक्त विकल्प चुन करके दिए गए वाक्य को आपको पूरा करना है। 2014 का जो अध्ययन हुआ था, स्टडी हुआ था, उसके अनुसार। तो द 2014 स्टडी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट लीडरशिप बाय जैसे कि फोकसिंग ऑन डैश, यानी कि 2014 का अध्ययन डैश पर यहाँ पर ध्यान केंद्रित करके छात्रों का लीडरशिप को यानी नेतृत्व को समझने का प्रयास करता है। तो किसके ऊपर ध्यान केंद्रित करता है? तो रिलेशनशिप ऑफ की इवेंट विथ पर्टिकुलर लेसन्स, यानी कि विशेष पाठों के साथ प्रमुख संबंधों या घटनाओं का संबंध इसको जोड़ करके यहाँ पर देखा गया है। तो इस प्रकार से सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि द लेसन्स फॉर इंडिविजुअल्स कॉम्पिटेंसीज हैड अ रेंज ऑफ रिस्पॉन्सेज, यानी कि व्यक्तिगत दक्षताओं के पाठों में कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं थी। गिव वन रीजन व्हाई हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज फॉर जो है सो कि डिसीजन मेकिंग इज अ मैटर दैट नीड्स अटेंशन, यानी कि एक कारण बताइए कि निर्णय लेने के लिए कम से कम प्रतिक्रियाएं होने का एक ऐसा मामला है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो वो इसलिए है क्योंकि दिस नीड्स अटेंशन बिकॉज इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट द लेसन क्रिएटेड students experiences do not allow sufficient opportunity for development of this जो है सो कि crucial skill, यानी कि इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि निर्मित पाठ छात्र अनुभव एवं महत्वपूर्ण कौशल के विकास के लिए पर्याप्त अवसर की अनुमति नहीं देता है। तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। उसी पैसेज के अंदर से आपका आंसर निकाल करके लिखना है। क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी कि उपयुक्त विकल्प चुन करके दिए गए वाक्य को पूरा करें। अब यहाँ पर थोड़ा सा वाक्य समझ लेते हैं कि द कंक्लूडिंग सेंटेंसेस of the text makes a clear case for dash by listing it as a core content जो competency for student leadership। ठीक है, यहाँ पर आपका बोल रहा है कि पाठ का समापन वाक्य छात्र नेतृत्व के लिए एक मुख्य योग्यता के रूप में सूचीबद्ध करके डैश के लिए स्पष्ट मामला बनाता है। तो वो है आपका कोलैबोरेशन के लिए, कि कोलैबोरेट कर सके, यहाँ सहयोग कर सके। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 9वां क्वेश्चन कि कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली विथ 1 और 2 वर्ड, यानी कि यहाँ पर आपको एक या दो शब्दों में इस वाक्य को पूरा करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्किंग विथ अदर्स इन टेबल नंबर 1 द लेसन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेफर्स टू, यानी कि यहाँ पर आपका बता रखा है दूसरों के साथ काम करने के संदर्भ में संघर्ष का पाठ डैश को यहाँ पर संदर्भित करता है। तो वो किसको करता है? बीइंग एबल टू जो है कि एमिकेबली एंड जो है कि इफेक्टिवली रिजॉल्व मैटर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, यानी कि सौहार्दपूर्ण यानी अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से मामलों और संघर्ष का अच्छे से हल निकालना और यहाँ पर जो समाधान होता है वो लेकर के आना। तो इस हिसाब से आंसर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन कि बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट स्टेट अ पॉइंट टू चैलेंज द गिवन स्टेटमेंट, यानी कि पाठ को पढ़ने के आधार पर दिए गए कथन को चुनौती देने के लिए एक जो बिंदु है उसको आपको, तो ये है हमारा कि व्हेन थ्योरेटिकल नॉलेज अबाउट लीडरशिप सफिशिएंट इट is a waste of funds by educational organization to organize leadership campus and programs, यानी कि जब नेतृत्व के बारे में सैद्धांतिक ज्ञान पर्याप्त होता है तो यह शैक्षणिक संगठनों द्वारा नेतृत्व शिविर या जो कैंप चलाए जाते हैं और प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं ना, ये धन की बर्बादी होती है। तो आंसर आपका कुछ इस प्रकार से होगा कि आई डिसएग्री बिकॉज नो अमाउंट ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज कैन एड स्टूडेंट्स टू actually apply their learning about leadership
एंड डेवलप वेरियस स्किल्स, यानी कि मैं असहमत हूं, यहाँ पर एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि कोई भी सैद्धांतिक ज्ञान छात्रों को वास्तव में नेतृत्व यानी लीडरशिप के बारे में शिक्षा वगैरह इनको अप्लाई करने का, यहाँ पर डेवलप करने का सहयोग यहाँ पर नहीं करता है। तो इस हिसाब से आप आंसर लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हमारा यहाँ पर सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे बच्चों सेक्शन बी के। तो हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर, जिसको आप खंड ब भी बोल सकते हैं। इसके अंदर हमसे जो क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि नोटिस हो गया आपका, लेटर हो गया, इस तरह के क्वेश्चन हमारे इस सेक्शन के अंदर पूछे जाएंगे। तो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है हमें कि अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो, यानी कि दो क्वेश्चन आपको दे दिया है, दो में से कोई एक अटेम्प्ट करना है आपको और 5 नंबर का आपका ये होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से दोनों नोटिस ही है। वैसे तो यहाँ पर आप देखेंगे दो आपको यहाँ पर नोटिस दे दिए हैं और दो में से कोई एक करके आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर पहला वाला नोटिस क्या बोल रहा है कि इन द कैपेसिटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ RWA मयूर विहार दिल्ली राइट अ नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग ऑल द रेजिडेंट्स about the power cut for installation of electronic meter seeking their cooperation। यानी कि आप जो है दिल्ली, यहाँ पर आप वहां के रहने वाले हैं, दिल्ली की जाहिर सी बात है, RWA मयूर विहार दिल्ली के रहने वाले हैं और आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीटर लग रहा है, जिसके कारण बिजली कटेगा, यानी थोड़े टाइम में मीटर लगेगा तो जाहिर सी बात है बिजली तो कटेगा ही। तो इसको इन्फॉर्म करते हुए आपको क्या करना है, एक यहाँ पर नोटिस लिखना है। तो आप चाहे तो ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में भी आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। अब इसके अथवा में, इसके चॉइस में हमारा एक और क्वेश्चन क्या है, बी में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है कि ड्यू टू एक्यूट वाटर शॉर्टेज दिस समर you are concerned about advising the residents of your colony for saving water as president RWA block Vasant Kunj Delhi draft a notice in about 50 words to make the residents aware about the problem and suggest measures। यानी कि ये जो गर्मी का महीना है, गर्मी का टाइम है, इसमें पानी की बहुत ज्यादा भीषण किल्लत हो गई है, जिससे कि आप अपने कॉलोनी वालों को, अपनी कॉलोनी के निवासियों को ना एक कह सकते हैं अवेयर कर रहे हैं कि पानी उनी बचा लो भैया, बहुत दिक्कत यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो आप चाहें तो ये वाला नोटिस भी कर सकते हैं। अब इन दोनों में से किसी एक के ऊपर आपको करके दिखाना है, तो मैंने ये वाला आपको करके दिखा रखा है। और नोटिस का आंसर दिखाने से पहले नोटिस का मैं आपको फॉर्मेट दिखाना चाहूंगा। इस बारी जो आपका सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम होगा उसके अंदर आपका चेंजेस है नोटिस के फॉर्मेट के अंदर, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका नोटिस का फॉर्मेट, लेकिन चेंज क्या है, ये जो अभी 2023 का आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके अंदर जो आप नोटिस करेंगे तो उसके फॉर्मेट में क्या चेंज हुआ है इस बारी। तो देखिए सारा का सारा फॉर्मेट ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एज इट इज है, बस यहाँ पर आपका ये जो टाइटल और हेडिंग वाला पोर्शन है ये हटा दिया गया है पूरी तरह से। इसको बोला है सीबीएसई ने कि भैया इसको कर ले साइड को। ठीक है, क्योंकि टाइटल और हेडिंग कह लीजिए, यानी कि जो भी आपका नोटिस का टाइटल होता है वो हम लोग पहले ही लिख देते हैं ना, तो इससे हमारा नोटिस पूरा बच्चे पढ़ते नहीं है, तो फिर फायदा क्या है उस नोटिस का। तो इसीलिए क्या किया है, इसको पूरी तरह से आउट कर दिया है। तो यहाँ पर आपका ये टाइटल और हेडिंग हटा दिया गया है, बाकी आपका फॉर्मेट वही रहेगा। यानी कि सबसे पहले नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन, ये आ जाएगा। जो भी उस नोटिस को इशू कर रहा है उसका नाम यहाँ पर, चाहे वो कोई अथॉरिटी हो सकता है, स्कूल हो सकता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। उसके बाद आ जाएगा नोटिस, फिर आ जाएगा आपका डेट, उसके बाद मेन बॉडी ऑफ द नोटिस कंटेंट, जिसको आप कह सकते हैं इसके अंदर इवेंट, डेट, टाइमिंग, वेन्यू, यानी कहाँ होगा, चीफ गेस्ट कौन होंगे, अदर कोई रिलेवेंट इंस्ट्रक्शंस देना है तो वो लिख सकते हैं। लास्ट में आपका नेम आ जाएगा, डेजिग्नेशन यानी आप किस पद पे है तो वो चीज आपका यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर अपना नोटिस लिख सकते हैं। यानी कि आपको पता चल गया कि क्या चीज आपका सिर्फ यहाँ पर नए ये जो पैटर्न आया है उसके अंदर बदला है, ये है आपका टाइटल या फिर हेडिंग जिसको आप कह सकते हैं, ये बिल्कुल हटा दिया गया है। बाकी जो आपका नोटिस का फॉर्मेट है वो सेम वही रहने वाला है जो अभी तक आप लोग करते हुए आ रहे थे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए उसका आंसर देखते हैं। उस नोटिस का आंसर आपको कैसे लिखना है। आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है कि सबसे पहले हमारा अथॉरिटी का नाम आ जाएगा। तो अथॉरिटी का नाम क्या है हमारा, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन ए ब्लॉक वसंत कुंज दिल्ली, ये हमारा क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका कैपिटल लेटर में नोटिस आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका एक डेट, जैसे अगस्त 8 2020 का एक मैंने एग्जांपल के लिए डेट यहाँ पर लिख करके दे दिया है। आप कुछ भी डेट यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कोई भी डेट मेंशन नहीं है। अगर क्वेश्चन के अंदर मेंशन होता तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना होता, लेकिन इसके अंदर कोई भी डेट मेंशन नहीं है। उसके बाद हमारा सीधा सीधा यहाँ पर नोटिस का जो मेन बॉडी है वो आ जाएगा। अब मेन बॉडी में क्या बता रखा है कि कंसीडरिंग द एक्यूट वाटर शॉर्टेज इन द कॉलोनी दिस समर
ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ वसंत कुंज यहाँ पर ए ब्लॉक आर रिक्वेस्टेड नॉट टू वेस्ट पोर्टेबल वाटर फॉर क्लीनिंग देयर कार्स, जैसे कि वर्धास ड्राइव वेज एक्सेट्रा, और जैसे कि वाटरिंग द प्लांट्स विथ अ hose pipe, a fine of 500 will be imposed on the defaulters. Kindly save water for a better tomorrow. President Resident Welfare Association A Block दिल्ली वसंत कुंज। तो इस तरह से करके आपको ये नोटिस लिखना है कि यहाँ पर आपका जो भी लोग है वो पानी उन्हीं बर्बाद मत करो भैया, ठीक है। पानी बहुत ज्यादा जरूरी है और पानी बर्बाद अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर 500 रुपए का फाइन भी लग जाएगा, ठीक है। तो पानी उन्हीं बर्बाद कृपया करके ना करें, जो भी डिफॉल्टर होगा 500 रुपए का फाइन यहाँ पर ठोक देंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से करके आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। और लास्ट में जब आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना है, आपको एक डब्बा बनाना है। यहाँ पर ये डब्बा पहले मत बनाइएगा, अगर पहले बना देंगे तो हो सकता है कि आप यहाँ पर नोटिस कंप्लीट ना कर पाए, नोटिस आपका डब्बे से बाहर जाने लग जाए, ठीक है। तो डब्बा आपको लास्ट में बनाना है। क्या करना है, ये नोटिस कंप्लीट करने के बाद ये इस तरह का करके एक डब्बा बना देना है। इससे क्या होगा कि आपका नोटिस कंप्लीट हो जाएगा। ये भी फॉर्मेट का एक पार्ट है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर नोटिस कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो। ये भी आपका 5 मार्क्स का रहने वाला है। इसके ए में इस तरह से यहाँ पर इन्विटेशन आ रखा है, रिसीव एन इन्विटेशन, यानी आपको जो यहाँ पर बुलावा आया है उसको प्राप्त करना है इन्विटेशन का। और इसके अथवा में भी आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, इस तरह से ड्राफ्ट एन इन्विटेशन, ठीक है। यहाँ पर आपको इन्विटेशन एक तरह से लिखना है। तो इस तरह से ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने प्रीवियस जो सैंपल पेपर का वीडियो बना रखा है उसके अंदर कवर अप करवा रखा है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर जाकर के देखिएगा। इस वाले में हम लोग ये वाला मतलब इस वाले वीडियो में ये वाला क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि मिस ज्योतिका रानी हैड रिसीव एन इन्विटेशन फ्रॉम मिस्टर जयदेव बाबू फॉर हिज हाउस वार्मिंग पार्टी, राइट अ फॉर्मल रिप्लाई ऑन हर बिहाफ एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि कुमारी ज्योतिका रानी को श्री जयदेव बाबू ने गृह प्रवेश पार्टी के लिए, यानी घर में मतलब जब नया नया घर बनाते हैं तो गृह प्रवेश करते हैं ना, उसकी पार्टी के लिए निमंत्रण दिया था। निमंत्रण स्वीकार करते हुए उनकी ओर से एक औपचारिक उत्तर लिखना है कि हाँ भैया मैंने आपका जो निमंत्रण है, इनविटेशन है, स्वीकार कर लिया है। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि एक डेट डाल दिया मैंने 16 फरवरी 2022 का ये डेट डाल दिया। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा कि मिसेस ज्योतिका रानी थैंक्स मिस्टर जयदेव बाबू है हमारा, फॉर काइंड इन्विटेशन फॉर द हाउस वार्मिंग पार्टी ऑफ हिज न्यू हाउस ऑन मंडे 21 फरवरी 2022। देखिए लिख कब रही है, 16 फरवरी को, और पार्टी कब है हमारा 21 फरवरी को, ठीक है। कहां पर है हमारा, भारत कम्युनिटी सेंटर अपार्टमेंट ग्राउंड के अंदर है और 7 बजे शाम को होगा। सी इज वेरी डिलाइटेड टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन एंड कंफर्म हर प्रेजेंस ऑन या इन द फंक्शन होगा। यानी कि ये मतलब कि बोल रही है आपका कि हाँ मैं इस पार्टी में आ जाऊंगी और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस पार्टी में इन्वाइट किया। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके आगे चले तो अब हमारा आ जाता है तीसरा क्वेश्चन। इसमें क्या है, इसमें भी आपको कोई एक क्वेश्चन अटेंड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला, इस तीसरे के ए में आपको क्या दे रखा है, एक लेटर लिखना है टू एडिटर, हाईलाइट द इंक्रीजिंग स्ट्रेस फेस्ड बाय स्टूडेंट एंड सजेस्टिंग वेज एंड मीन्स टू कॉम्बैट इट। यानी कि जो स्टूडेंट्स के अंदर ये जो प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ये जो दिमाग का प्रेशर होता है ना, जैसे कुकर का प्रेशर फटने को होता है, वैसे ही स्टूडेंट्स के दिमाग जो है वो ज्यादा गर्म होता जा रहा है पढ़ाई वाले इस कंपटीशन वाले माहौल के अंदर। तो कैसे इसको कम किया जा सकता है, उसके लिए आपको एडिटर का लेटर लिखना है। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने जो प्रीवियस हमारा सैंपल पेपर का वीडियो बनाया था उसके अंदर कवर अप करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है वो सैंपल पेपर्स की वीडियोस को तो जरूर जाकर के देखिएगा। इसके आगे चले तो यहाँ पर आपको एक अथवा दे दिया, एक चॉइस दे दिया, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अथवा में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है कि यू आर खुशबू या नंदलाल, यानी कि अगर आप लड़के हैं तो आपका नाम होगा यहाँ पर नंदलाल, अगर आप लड़की हैं तो आपका नाम होगा यहाँ पर खुशबू, ठीक है। ऑफ B10 जो है सो कि जीवन विहार, यू हैव लॉस्ट योर लेदर ऑफिस बैग containing your जो है सो कि presentation file and another important documents related to your company will traveling by a bus from Kashmiri Gate to Noida. Write a notice is in not more than 50 words to be published in the local newspaper. यानी कि अगर आप लड़के हैं तो आपका नाम होगा नंदलाल, अगर आप लड़की हैं तो आपका नाम होगा खुशबू, और आप कहाँ के रहने वाले हैं, B10 जीवन विहार के रहने वाले हैं।
आपने क्या किया, आपका जो बैग था लेदर वाला बैग, ऑफिस बैग, वो खो गया आपका। और इसको लेकर के मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि प्रेजेंटेशन फाइल थी और ऑफिस के और भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे जो आपकी कंपनी के थे। ये कब खोया आपका, आप ट्रेवल कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे बस से, कहां से कहां तक की यात्रा, कश्मीरी गेट से नोएडा की यात्रा कर रहे थे। आपको एक नोटिस लिखना है, 50 शब्दों से अधिक में ये नहीं होना चाहिए, और ये किसके लिए लिखना है, आपको पब्लिश करवाना है लोकल न्यूज़पेपर के अंदर। इसका आंसर कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। सबसे पहले आ जाएगा आपका लॉस्ट एंड फाउंड, ये आप लिख दीजिएगा ऊपर, जिससे कि बड़ा बड़ा हाईलाइट हो जाए, और ये कैपिटल लेटर में लिखिएगा। उसके बाद आ जाएगा लॉस्ट ऑफिस बैग 22x32 कंटेनिंग प्रेजेंटेशन फाइल एंड अनदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू माय कंपनी, यानी कि एक बैग था जिसको मैंने खो दिया, जो इस साइज का था, उसके अंदर क्या था, प्रेजेंटेशन फाइल था और भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था रिलेटेड टू माय कंपनी। लॉस्ट इन बस बिटवीन कश्मीरी गेट टू नोएडा ऑन फरवरी 24 फरवरी, मतलब फरवरी 2023 था, उसके अंदर इसने खोया। मैं ये डेट इसलिए लिखा हूँ, इस दिन आपका पेपर है, आपको पता ही होगा। और यहाँ पर जो टाइमिंग था आपका 10 से लेके 10:30 बजे के बीच में था। इफ जो फाउंड काइंडली कॉन्टैक्ट मिस्टर नंदलाल B10 प्रगति विहार, यहाँ पर ये प्रगति विहार आ गया, सॉरी, यहाँ पर आपका जो था जीवन विहार था, ठीक है, जीवन विहार आएगा ये। और यहाँ पर आप इस तरह से मतलब उनके एड्रेस पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको मिलता है तो, या फिर आप उनको कॉल कर सकते हैं 9895 ये मैंने ऐसे स्टार स्टार करके एक नंबर लिख दिया है। और फाइंडर विल बी ड्यूली जो है सो कि रिवॉर्डेड, यानी कि उनको एक इनाम भी जरूर दिया जाएगा जो भी इसको खोज करके लाता है, क्योंकि उनकी कंपनी का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसके अंदर, तो बहुत ज्यादा जरूरी होगा, जाहिर सी बात है। और उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर डब्बा इस तरह से बना देना है। ये आपका यहाँ पर ये जो नोटिस था ये कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, काफी इंपॉर्टेंट था ये, और इस तरह का भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, हो सकता है सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए, इस बात की भी बहुत ज्यादा संभावना होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों। अगला जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है वो है हमारा चौथा क्वेश्चन, और ये रहेगा आपका इनविटेशन वाला, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि आपको यहाँ पर दो में से कोई एक क्वेश्चन अटेंड करना है। पहला है यहाँ पर चौथे के ए में है कि यू आर द प्रिंसिपल ऑफ गुरुकुल सेकेंडरी स्कूल दिल्ली, द स्कूल हैज कंप्लीटेड 50 years of its जो है सो कि मेमोरियस सर्विस टू द सोसाइटी। द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन आर टू बी हेल्ड ऑन संडे द 24th February 2023। मिस्टर कृष्णा सैनी द फाउंडर ऑफ प्रिंसिपल, फाउंडर भी है वो इस स्कूल के और प्रिंसिपल भी है, विल बी जो है सो कि प्रिसाइड ड्राफ्ट अ सुटेबल इन्विटेशन टू बी सेंड टू इम्पॉर्टेंट जो है सो कि डायग्नोसिस ऑफ द सिटी एंड द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपको एक इनविटेशन बनाना है और भेजना है, क्योंकि 50 साल कंप्लीट कर लिया स्कूल ने, तो उसको लेकर के कि भैया आइए, एक हम बहुत अच्छा कार्यक्रम रख रहे हैं, क्योंकि हमारा स्कूल गुरुकुल सेकेंडरी स्कूल दिल्ली जो है उसने 50 साल पूरा किया है। तो आप ये वाला करना चाहें तो ये वाला कर सकते हैं। इसके अथवा में आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको दे रखा है एक रिपोर्ट राइटिंग, तो आप चाहे तो रिपोर्ट राइटिंग भी कर सकते हैं। ये वाला रिपोर्ट वाला जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस सैंपल पेपर की वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है। इसके ऊपर वाला जो ये हमने अभी क्वेश्चन देखा, ये करने का प्रयास करते हैं, एक इन्विटेशन बनाने का प्रयास करते हैं। तो इन्विटेशन देखिए जितना सजा हो आपका उतना बेहतर है, साफ सुथरा होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे इन्विटेशन, फिर आएगा आपका द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स, ये लिख दिया। गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली, स्कूल का नाम आ गया। इनवाइट यू ऑन द सेलिब्रेशन गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन, किसके लिए इनवाइट कर रहे हैं हम लोग, गोल्डन जो आपका जुबली सेलिब्रेशन है उसके लिए, ऑन देयर स्कूल ऑन संडे द 24th February 2023, यानी कब इनवाइट कर रहे हैं, किस दिन के लिए, 24 फरवरी 2023 के लिए इनवाइट कर रहे हैं। कब होगा ये कार्यक्रम, 10 यहाँ पर AM यानी 10 बजे की बात है, सुबह 10 बजे होगा। और कहां पर होगा, द स्कूल ऑडिटोरियम के अंदर। मिस्टर कृष्णा सैनी फाउंडर एंड प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, यानी जो कृष्णा जी है, कृष्णा सैनी जी फाउंडर और प्रिंसिपल भी है इस स्कूल के, हैज काइंडली कंसर्न्ड टू प्रिसाइड ओवर द फंक्शन एंड गिव प्राइजेस, जो है कि आपका मेमोरेंटेसी करके दे रखा है, यानी कि आपका जो यहाँ पर स्कूल के प्रधानाचार्य जी है वो यहाँ पर प्राइज वाइज देंगे, ठीक है। तो कृपया पधारिए यहाँ पर। और RSVP प्रिंसिपल फोन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नोट करके कुछ बातें लिख दिए, जैसे कि नो एंट्री फीस, कोई भी यहाँ पर एंट्री फीस आपका नहीं है। और प्रोग्राम जो है आपका वो ओवर लीफ होगा, यानी कि कार्यक्रम पढ़ने के पीछे इस तरह से यहाँ पर आपका लिखना है, इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से करके यहाँ पर इन्विटेशन आप लिख सकते हैं। उसके बाद इस तरह से आप डब्बा बनाना चाहते हो डब्बा बना दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा इन्विटेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन नंबर C, जो आपका लिटरेचर वाला सेक्शन रहता है। इसको हम लोग पार्ट
पार्ट 2 वाले वीडियो में करेंगे आज की इस वीडियो के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे। फॉर एग्जांपल अभी इसका पार्ट 2 वाला वीडियो भी आने वाला है और सोचिए सेक्शन सी जो है वो मैं करवाऊंगा और अकेला सेक्शन सी आपका 40 नंबर का आ रहा है। टोटल आपका पेपर 80 नंबर का है, 80 में से 40 नंबर का तो आपका सेक्शन सी ही आ रहा है। तो इसका पार्ट 2 वाला वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको वो मैं पूरा सेक्शन सी करवाऊंगा। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।